एसिड डेरिवेटिव्स के इस अध्याय में हम एसिटिक एस्टर CH3COO C2H5 या एथिल एसीटेट का अध्ययन करेंगे। इसको किस प्रकार बनाया जाता है हमने पूर्व के अध्याय में भी पढ़ा कि एसिटिक अम्ल की क्रिया यदि हम अल्कोहल से करा दें किसी अम्ल की उपस्थिति में तो एस्टर का निर्माण होता है। एसिटिक क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से भी एस्टर का निर्माण किया जाता है। एसिटिक क्लोराइड की क्रिया जब हम अल्कोहल से कराते हैं तो हम देखते हैं कि HCl गैस निकलती है और एस्टर का निर्माण होता है। इसी प्रकार एसिटिक एनाइड्राइड की क्रिया यदि हम ईथर से कराते हैं तो हम देखते हैं कि 2 अणु एसिटिक एस्टर बनते हैं। टिशेन्को अभिक्रिया, चूँकि ये नाम वाली अभिक्रिया है और इसमें हम देखते हैं कि 2 अणु ट्राई एल्कोक्साइड एल्युमिनियम की उपस्थिति में एसिटिक एनाइड्राइड के 2 अणु आपस में संयोग करके एसिटिक एस्टर का निर्माण करते हैं। एसिटिक एस्टर के भौतिक गुण के अनुसार ये रंगीन द्रव के रूप में पाया जाता है। इनमें फलों के समान सुगंध आती है। यह जल में विलय नहीं होता है परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। इसके रासायनिक गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं अर्थात एस्टर की क्रिया जब भी जल से कराते हैं तो हमें मूल उत्प्रेरक या अभिकारक प्राप्त होते हैं। एसिटिक एसिड और C2H5OH अर्थात एल्कोहल का निर्माण होता है। एस्टर का जब भी हम साबुनीकरण कराते हैं अर्थात एस्टर की क्रिया यदि हम क्षार से कराएं तो हमें सोडियम एल्कोक्साइड और एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब भी एस्टर का अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से तो अपचयन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। PCl5 से जब भी हम एस्टर की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि POCl3 एल्किल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड का निर्माण होता है। गिन्यार अभिकर्मक जब भी एस्टर से क्रिया करता है तो हम देखते हैं कि एस्टर में उपस्थित CO या कार्बोनिल समूह में कार्बन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है अतः कार्बन पर धनायन आता है और ऑक्सीजन पर ऋणायन होता है। और जब भी ये ड्राई शुष्क ईथर की उपस्थिति में गिन्यार अभिकर्मक इससे क्रिया करता है तो कार्बन के साथ कार्बन का संयोग हो जाता है और ऑक्सीजन पर धातु जुड़ जाती है। पुनः इसकी अभिक्रिया यदि हम गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं तो धातु के सेलुलाइड क्लोराइड अलग होकर एक कीटोन का निर्माण होता है जो कि पुनः ड्राई और शुष्क ईथर की उपस्थिति में गिन्यार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। विपक्ष एस्टरीकरण, चूँकि जब भी हम एस्टर की क्रिया मैथिल एल्कोहल से कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एथिल समूह का प्रतिस्थापन मैथिल समूह द्वारा हो जाता है अतः मैथिल एसीटेट का निर्माण होता है और एल्कोहल बनता है। क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन में जब भी हम एस्टर की क्रिया दूसरे एस्टर से कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एसिटिक एस्टर प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में होती है। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल हमारे दैनिक उपयोग में भी आता है। टार्ट्रिक अम्ल एक प्रकार का द्विहाइड्रोक्सी और द्विकार्बोक्सी समूहयुक्त एक यौगिक है। टार्ट्रिक अम्ल या अल्फा अल्फा डैश डाइहाइड्रोक्सी सक्सेनिक अम्ल या 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल इस श्रेणी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। ये इमली में, अंगूर में, बेर में आदि के रस में पाया जाता है। अंगूर के रस के किण्वन से ऑर्गल या टार्टर नामक एक यौगिक निकलता है जिसमें यह अम्ल पोटेशियम टार्ट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसी कारण इसका नाम टार्ट्रिक अम्ल रखा गया है। टार्ट्रिक अम्ल में 2 समान असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं अतः यह 3 प्रकार की संरचनाओं में रह सकता है और
ये तीनों ही संरचनाएं हमें ज्ञात हैं। एक तो है एल टार्ट्रिक अम्ल, एक डी टार्ट्रिक अम्ल और एक मीसो टार्ट्रिक अम्ल। मीसो टार्ट्रिक अम्ल में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसकी संरचना में एक असममित कार्बन परमाणु दूसरे असममित कार्बन परमाणु का दर्पण प्रतिबिंब होता है। अतः जिस प्रकार रैसिमिक मिश्रण में दो डी अणु और एल अणुओं का मिश्रण होता है, उसी प्रकार इसमें भी रैसिमिक मिश्रण होता है। टार्ट्रिक अम्ल एक द्विक्षारीय अम्ल है और ये दो प्रकार के लवण बनाता है। यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया NaOH या क्षार से कराएं तो हम देखते हैं कि लवण बनता है। इसी प्रकार टार्ट्रिक अम्ल की क्रिया जब क्षार से NaOH से कराते हैं तो सर्वप्रथम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ वो क्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट बनाता है। आधिक्य में ये अभिक्रिया सोडियम टार्ट्रेट बनाती है। इसका लवण सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोशेले लवण कहलाता है। अर्थात टार्ट्रिक अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन पोटेशियम से और दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम से कराएं तो इस प्रकार के जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण बनते हैं, इसे रोशेले लवण के नाम से भी जाना जाता है। वह फेलिंग विलयन बनाने के काम आता है। फेलिंग विलयन क्षारीय माध्यम में क्यूप्रिक आयन व तो दो टार्ट्रिक आयन के संकुल से बना हुआ होता है। ऑक्सीकरण, जब भी हम टार्ट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि सिल्वर धातु की उपस्थिति में, सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में विलयन का धात्विक सिल्वर में अपचयन हो जाता है और अम्ल स्वयं टार्ट्रिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह गुण दर्पणों में रजत या सिल्वर ऑफ मिरिंग में प्रयुक्त होता है। जब भी हम टार्ट्रिक की क्रिया Ag2O से कराते हैं तो हम देखते हैं कि Ag से क्रिया करके CO2 गैस निकलती है और एक टार्टोनिक अम्ल बनता है। यदि हम H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट से टार्ट्रिक अम्ल का डाइऑक्सी मैलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात एक संतृप्त टार्ट्रिक एसिड एक असंतृप्त टार्ट्रिक एसिड, जिसे मैलिक अम्ल भी कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ टार्ट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यदि हम प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ डालें तो हम देखते हैं कि टार्ट्रिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षार से क्रिया, टार्ट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन शीरे से भी किया जाता है। जब शीरे का किण्वन वायु की उपस्थिति में लगभग 1.5 सप्ताह तक pH 3.5 के लगभग रखें तो सिट्रोमाइजिंग प्रीफिरेनेस के उपयोग की उपस्थिति में 30 से 35 डिग्री पर कराया जाता है तो 60% सिट्रिक अम्ल बनता है। ग्लिसरॉल से, यह सिट्रिक अम्ल की संश्लेषण की विधि है। ग्लिसरॉल को से प्रारंभ में यदि हम उसका HCl से क्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि एक ग्लिसरॉल का OH H2O में निकल जाता है और एक क्लोराइड प्रतिस्थापन करता है। इसी प्रकार पुनः उसका ऑक्सीकरण कराएं तो हम देखते हैं कि CHOH समूह कीटोन में परिवर्तित हो जाता है और HCN से क्रिया कराने पर एक कार्बन अधिक का यौगिक बनता है, जिसकी KCN से क्रिया कराने पर हम देखते हैं कि सभी प्रकार के हैलोजन KCl से रिएक्शन करके क्लोराइड आयन बना लेते हैं, जिसका जल अपघटन कराने पर हम देखते हैं कि हमें सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। रिफ्रोमेटिस की अभिक्रिया, सिट्रिक अम्ल का संश्लेषण लॉरेंस ने 1897 में रिफ्रोमेटिस की अभिक्रिया द्वारा किया। एथिल ब्रोमो एसीटेट व ऑक्सो एसिटिक अम्ल की जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर और जल अपघटन कराकर सिट्रिक अम्ल बनाया जाता है। एसिटिलीकरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यदि हम सिट्रिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं तो हम देखते हैं कि मोनो एसिटिक यौगिक बनता है और इसके अणु में एक OH समूह उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि हम इसकी क्षार से क्रिया कराएं तो लवण का बनते हैं और तीनों लवण COOH समूह को प्रतिस्थापित करके सोडियम या किसी भी क्षारीय धातु के लवण का निर्माण करते हैं। एक्रोटोनिक अम्ल, एक्रोटोनिक अम्ल जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, सर्वप्रथम गर्म करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है और एक सिट्रोकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
इस सिट्रोकोनिक अम्ल और इटाकोनिक अम्ल दोनों अम्ल एक दूसरे के समावयवी होते हैं, जो कि जल अपघटन कराने पर इटाक्रोनिक एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं या सिट्रोकोनिक एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण, अपचयन और किसी क्षारीय माध्यम में क्रिया कराने पर उसके लवण बनाए जा सकते हैं और ये हमारे काम आता है। अपचयन, यदि हम सिट्रिक अम्ल का अपचयन HI के साथ गर्म करने पर कराते हैं तो हम देखते हैं कि जल का अणु हाइड्रोक्सी समूह के माध्यम से अलग हो जाता है और हमें ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बेंडिक्ट विलयन टार्ट्रिक अम्ल की भांति ही एक कॉपर आयन के साथ संकुल आयन बना देता है और बेंडिक्ट विलयन में कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट होता है। कुछ अम्ल जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उसमें चित्र के अनुसार इस प्रकार का अम्ल जिसमें 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन में से 2 कार्बन COOH या कार्बोक्सिलिक समूह वाले होते हैं, उसे मैलोनिक अम्ल कहते हैं। यदि एक कार्बन की CH2 समूह की इस चेन में अधिकता हो जाए तो इसे सक्सेनिक अम्ल कहते हैं। यदि एक कार्बन और जोड़ दिया जाए तो इसे गुलाटेरिक अम्ल कहते हैं और यदि एक कार्बन और जोड़ दिया जाए तो उसे हम एडिपिक अम्ल कहते हैं। अर्थात ये मैलोनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, गुलाटेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, ये सभी कार्बन की अधिकता में जुड़कर एक नए अम्ल का निर्माण करते हैं। इनकी तुलना हम ज्यामितीय समवायों के समपक्ष व विपक्ष से कर सकते हैं। विपक्ष या ट्रांस समवायों के अणु ठोस के क्रिस्टल जालक में समा जाते हैं, अतः इन पर अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक हो जाता है। इस कारण ये अधिक स्थायी व उच्च गलनांक वाले होते हैं। जबकि सम संख्या में कार्बन परमाणु वाले अम्ल भी विपक्ष समवायों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए ये अधिक स्थायी हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं और जल में कम विलयशील हैं। जबकि विषम संख्या के कार्बन परमाणु वाले अम्ल समपक्ष या सिस समवायों की भांति व्यवहार करते हैं और ये कम स्थायी होते हैं, इनके गलनांक भी कम होते हैं और जल में अधिक विलयशील होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि इस प्रकार के अम्ल जिसमें सिस और ट्रांस में वो कार्बन व्यवस्थित होता है तो हम देखते हैं कि ट्रांस और सम कार्बन संख्या वाले यौगिक अधिक स्थायी और जल में कम घुलनशील होते हैं, जबकि कम विपक्ष संख्या वाले डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल सिस अवस्था में कम स्थायी होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, द्विक्षारकीय अम्लों में 2 COOH समूह होते हैं, अतः COOH के समस्त सामान्य अभिक्रियाएं 2 पदों में संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त 2 COOH समूह के एक ही अणु में होने से कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं भी इसमें पाई जाती हैं। ब्लांक का नियम, ब्लांक के अनुसार इस नियम की सहायता से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 COOH समूह की सापेक्ष स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। हम देखते हैं कि यदि 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को, या जिसे हम सक्सेनिक अम्ल भी कहते हैं, गर्म करते हैं तो दोनों COOH समूह में से एक में से OH और एक में से हाइड्रोजन गैस निकलती है और चक्रीय एनहाइड्राइड बनता है। इसी प्रकार यदि हम 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का, जिसे हम ग्लूटारिक अम्ल भी कहते हैं, को गर्म करें तो फिर हमें चक्रीय एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें चक्रीय एनहाइड्राइड भी इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। चक्रीय एनहाइड्राइड बनते हैं, जबकि इन्हीं परिस्थितियों में 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्रीय कीटोन बनाते हैं। यदि हम 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल एडिपिक अम्ल को यदि हम गर्म करें तो इसमें से CO2 और H2 गैस बाहर निकल के चक्रीय कीटोन बनता है। इसी प्रकार 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, या जिसे हम पिमेरिक अम्ल भी कहते हैं, गर्म करने पर H2 और CO2 गैस बाहर निकल के एक चक्रीय कीटोन बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 या उससे अधिक कार्बन श्रृंखला वाले डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कीटोन में, चक्रीय कीटोन में बनाते हैं, जबकि उससे कम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में से H2O निकल के एनहाइड्राइड बनता है। 1,2 या 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल विघटित होकर CO2 मुक्त करते हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल को हम गर्म करें तो CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनाता है
और मैलोनिक अम्ल को गर्म करने पर CO2 गैस निकलने से एसिटिक एसिड बनता है।